यूट्यूब के दुनिया के दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है दर्पण चैनल पर। आज हम एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित कहानी सुनेंगे। कहानी का शीर्षक है अंतिम हुंकार। इस कहानी के सभी मुख्य पात्र काल्पनिक है। उक्त समय काल के मुख्य घटनाओं को आधार मानते हुए और कलात्मक स्वतंत्रता को रखते हुए इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है। इसे इतिहास या इतिहास पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री न समझा जाए। धन्यवाद। ये बात है सन 1945 के अक्टूबर महीने की। लाल किले में एक अस्थायी जेल बनाई जा रही थी। सिंगापुर और माउंट पोपा से पकड़कर लाए गए आज़ाद हिंद या इंडियन नेशनल आर्मी के जवानों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा था। उनके 3 सेनाध्यक्ष मेजर सैगल, मेजर धिल्लों और मेजर शहनवाज खान को अलग अलग 3 सेल में रखा गया था। इस जेल में गार्ड के रूप में अधिकतर भारतीय मूल के जवान ही थे। सेल नंबर 15 के पास ऐसे ही एक गार्ड सूबेदार अजय को अपना मित्र राजेंद्र कैदी के रूप में मिल गया। पहले तो अजय थोड़ा चौंका, फिर वो राजेंद्र की खिंचाई करने लगा। क्यों भाई राजू, लड़ लिया जापानियों की तरफ से? तुम यार हमेशा हारने वाली टीम से खेलते हो। गांव का गिल्ली डंडा हो या लड़ाई का मैदान। राजेंद्र गुस्से से घूरते हुए कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, था तो तुम्हारी ही टीम में। जापानियों को देखकर हमारे गोरे कप्तान की फट गई और वो भाग गया कमीना, छोड़ गया हमें कैदी बनने के लिए। वो तो जापानी थे जिन्होंने कैद नहीं किया। और एक बात सुन लो, मैं जापानियों की तरफ से नहीं लड़ा, मैं लड़ा हूं हिंदुस्तान के आज़ाद आर्जी हुकूमत की तरफ से। मेरे सुप्रीम कमांडर थे सुभाष चंद्र बोस, ना कि कोई तोजो या हिरोहितो। अजय फिर से फिरकी लेते हुए, हाँ, जापान की पिट्ठू सरकार ही थी ना तुम्हारी। इस बार राजेंद्र आग बबूला हो उठा। अरे जा, अंग्रेज का थूका चाटने वाला गुलाम, तुझको क्या लगता है हरिपुरा का शेर हिटलर या तोजो का पालतू हो सकता है? कांग्रेस अधिवेशन में तू ही गया था ना अपने पिताजी के साथ, हम तो गए नहीं थे। जब तू वापस आया था तो बच्चों की टोली में नेताजी बना फिरता था तू। नेताजी से तो हम तुझे देखकर जुड़े थे। आज तेरी बातों को सुनते शर्म आती है मुझे। इन दोनों के बात करने की आवाज़ थोड़ी दूर तक चली गई और जेल के कमांडर लेफ्टिनेंट रॉबर्ट ने दूर से ही अजय को बुलाया। हे, कैदी लोगों से जास्ती बात नहीं, वरना तुमको भी इनके साथ डाल देगा। अजय माफ़ी मांगकर सेल 15 के फाटक से दूर हो जाता है। पैदल चलते हुए जब वो 10 नंबर सेल के सामने से गुजर रहा था, किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अजय के 7 नंबर सेल तक पहुंचते पहुंचते पूरा विंग एक साथ यही गाना गाने लगते हैं। अजय को ऐसा लगता है ये कोई मामूली भीड़ नहीं, एक तूफान है जो चलने को मचल रहा है। रात बढ़ती है, करीब 12 बज चुके हैं। झिंगरों के आवाज़ और कुछ खास आवाज़ों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अपनी ड्यूटी ख़त्म करके बैराक में अपने खाट पर लेटा बचपन की यादों में खो गया था अजय। उसे याद आ रहा था किस तरह वो नेताजी बन के गाँव में घूमा करता था, कैसे वो भाषणें दिया करता था अपने छोटे छोटे दोस्तों के सामने और उन्हें भारत की आज़ादी के लिए प्रेरित किया करता था। फिर वो सोचने लगा कि आज उसे क्या हो गया है, क्यों वो अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहा है, क्यों उसने फ़ौज ज्वाइन की, क्यों द्वितीय विश्व युद्ध में उसने भाग लिया और आज वो अपने ही मित्र राजू के सामने कितना छोटा पड़ गया है। वो इस जेल में गार्ड है, राजू एक कैदी है, पर शायद राजू आज़ाद है और वो नहीं। ऐसे ही उधेड़ बुंद में खोया हुआ वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन दोपहर को जब कैदी नहाना धोने का काम करते हैं, उस वक्त अजय ने मौका ढूंढा कि वो राजेंद्र से मिले और उससे
आईएनए के बारे में जाने, किस तरह उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, किस तरह वो सिंगापुर से कोहिमा होते हुए माउंट पोपो तक पहुंचा। ये सारी बातें उसे जाननी थी। शायद कल रात जब वो बचपन के बारे में सोच रहा था और आज के उसके इस दौर के बारे में सोच रहा था, तो उसे आज का ये दौर बहुत ही छोटा और बुरा लगा। पर राजेंद्र इतनी आसानी से उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसे लग सकता था कि अजय अंग्रेज़ों की तरफ से खबर लेने के लिए घुल मिल रहा है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजेंद्र को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। जब अजय ने गांव के कुलदेवी की कसम खाई, तब जाके कहीं राजेंद्र को अजय पर थोड़ा विश्वास हुआ। फिर उसने अजय को बताया किस तरह आईएनए का गठन हुआ और किस तरह रास बिहारी बोस के हाथों इंडियन नेशनल आर्मी की बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंची। उसने ये भी बताया कि किस तरह से वो सिंगापुर से निकलकर फिर बर्मा होते हुए कोहिमा तक पहुँचे। बीच में उन्होंने कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी और माउंट पोपा में आखिरी लड़ाई जब वो लड़ रहा था, तब नेताजी शायद जापान जाने वाले थे आईएनए के सरेंडर को लेकर बात करने के लिए। राजेंद्र ने यह भी कहा कि ये खबर कितनी सच है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। अजय और राजेंद्र की बात चल ही रही थी कि इस बीच एक सिपाही और आता है और अजय को बोलता है, रॉबर्ट साहब आपको बुला रहे हैं। सुनते ही अजय का गला सूख जाता है। अजय लेफ्टिनेंट रॉबर्ट के ऑफिस पहुंचता है। लेफ्टिनेंट रॉबर्ट अजय पर भड़कता है। आई वॉन्ट यू, कैदियों से बात नहीं करने का। तुमको क्या कोर्ट मार्शल मांगता? अजय अपनी चतुर हिंदुस्तानी दिमाग लड़ाता है। अरे नहीं साहब, मैं तो अंग्रेजी हुकूमत के फायदे के लिए ही गया था। ये जो राजेंद्र है ना, राजेंद्र सक्सेना, ये मेरे बचपन का दोस्त है। मैं उससे नेताजी के बारे में कुछ खबर लेने गया था ताकि आपको बता सकूं, और उससे बात करके लगता है कोई काम की खबर मिल सकती है उससे। ठीक है, तुम और भी कैदियों से बात करो और हमको बताओ काम का बात। तुम्हारे प्रमोशन के बारे में हम बात करेगा। अजय के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। प्रमोशन तो मिलता रहेगा साहब, गांव में खड़ी मेरी फसल चोरी हो जाएगी साहब, अगर कुछ दिन की छुट्टी करवा दो ऊपर बोल के। ओके, छुट्टी मिलता, खबर लाओ कल तक। 2 दिन तक अजय कैदियों के मजदूरी करने की जगह जाता रहा और राजेंद्र और उसके साथियों के साथ बातचीत करता रहा। इधर लेफ्टिनेंट रॉबर्ट को यह लगता रहा कि अजय जासूसी कर रहा है उनके लिए। बाकी कैदियों को अजय पर भरोसा नहीं होता था, इसलिए जब भी वो बात करते थे, नेताजी और दूसरों के बारे में मनगढ़ंत घटनाएं बताकर अफवाहें सुना देते थे। इससे अजय को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अजय तो जासूसी कर ही नहीं रहा था। अजय उन कैदियों की मनगढ़ंत बताई हुई घटनाओं को लेफ्टिनेंट रॉबर्ट से ऐसे बताता जैसे उसने कोई 30 मार खान काम कर दिया है और कोई बड़ी खबर लेकर आया है। अजय को गांव जाने के लिए छुट्टी मिल गई और वो गांव के लिए निकल पड़ा। गांव जाकर वो अपने मित्र मंडली से मिला, जिसमें से कोई इंडियन आर्मी में काम करता था, कोई रॉयल नेवी में काम करता था, तो कोई रॉयल एयरफोर्स में काम करता था। पहले तो अजय ने उन्हें बचपन की याद दिलाई, कैसे वो नेताजी बना फिरता था और ये सारे दोस्त उसके पीछे नेताजी के अनुयायी बन के चलते थे। इन्हीं बातों में उनके बीच नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी की बात उठकर आई। अजय ने बताया कैसे उसकी मुलाकात राजू यानी कि राजेंद्र से हुई और उनमें क्या बातचीत हुई। 2 दिन बाद जब सबकी छुट्टियां ख़त्म हुई, सब एक नई सोच के साथ अपने अपने यूनिट को वापस चले गए। ऐसे ही अजय के मित्र मंडली में से एक दोस्त संजय भाई मेहता रॉयल इंडियन नेवी में था। उसकी पोस्टिंग थी कराची बंदरगाह। वो वापस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि भारतीय सेलरों की एक गुप्त मीटिंग बुलाई गई है। उस मीटिंग में वो शामिल होता है तो उसे ये पता चलता है कि पिछले 2 हफ्ते से ऐसी कई मीटिंग्स हो रही हैं। भारतीय मूल के सेलर ही नहीं, अफसर लोग भी अंग्रेज अफसरों से खफा थे। उनके बर्ताव व मेहनताने में भेदभाव के चलते ये नाराज़गी बढ़ती ही जा रही थी। संजय ने ऐसे ही एक मीटिंग में अजय से मिली जानकारी सबसे साझा की, तो पता चला कि ऐसी ही खबर पिछले कई दिनों से वहां पहुंच रही है। कराची बंदरगाह के अंग्रेज़ अफसरों को इन गुप्त मीटिंग्स के भनक लगने लगी थी।
जल्द ही कोई विद्रोह फूटने वाला है, इसकी बू उन्हें आने लगी थी। फिर रॉयल इंडियन नेवी के उच्च पदाधिकारियों द्वारा हो गई एक बहुत बड़ी गलती। उन्होंने कराची से कुछ अफसर और कुछ सेलर्स के ताबड़तोड़ तबादले किए। जो विद्रोह की आग शायद कराची में ही लगी थी, अब वो इन तबादलों के साथ पहुंच गई कोची, बम्बई और कोलकाता के बंदरगाहों में भी। इस बीच दिल्ली से उड़ती हुई एक खबर निकली कि इंडियन नेशनल आर्मी के जो सैनिक हैं उन्हें बैरकपुर छावनी ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। पर हुआ यूं कि उन्हें इछापुर के नवाबगंज इलाके में ले जाकर फायरिंग रेंज में गोली मार दी गई। कुछ और आईएनए के सैनिकों को बहरमपुर बाराक में ले जाकर गोली मार दी गई। बैरकपुर के बाराक में एक और अद्भुत घटना घटी। जिन सैनिकों के द्वारा आईएनए के सैनिकों पर गोली चलवाई गई थी, उसमें से कुछ सैनिकों ने आत्महत्या कर ली। आईएनए सैनिकों की हत्या ब्रिटिश राज बड़ी मुश्किल से छुपा पा रही थी। ऐसी बात नहीं कि इस बात को लेकर हो हल्ला हो रहा था, पर कानाफूसी बहुत जोरों शोरों से जारी था। ये बात एक कान दो कान होते हुए पहले फोर्ट विलियम और फिर वहां से हल्दिया बंदरगाह में खड़ी रॉयल इंडियन नेवी के जहाज़ों तक भी पहुंची। अंग्रेज़ों के पास बस यही सहारा बचा था कि न तो कांग्रेस और न ही सीपीआई इस विषय को उठा रही थी या इस पे कुछ शोर शराबा मचा रही थी। कांग्रेस इंतज़ार में थी गोलमेज सम्मेलन की, जिसमें यह तय होना था कि अंग्रेज़ जब भारत छोड़कर जाएंगे तो सत्ता किसके हाथ में देखे जाएंगे और किन शर्तों पर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस बदलते राजनीतिक समीकरण में अपना स्थान तलाश कर रही थी, इसलिए उसने भी इस विषय पर कुछ करना या बोलना सही नहीं समझा। नेताजी की बनाई अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक अच्छे नेतृत्व के अभाव में कुछ खास कर नहीं पा रही थी। राजनीतिक तौर पर असंगठित होते हुए भी भारत की जनता में नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी के जवानों पर की गई अंग्रेज़ों द्वारा कार्रवाई से एक बहुत जनरोष था और जगह जगह ये जनरोष फूट पड़ता था। 1945 ऐसे ही गुजर गया। फिर आया 1946 जनवरी का महीना। कांग्रेस जनवरी के 26 तारीख को एक आखिरी बार परतंत्र भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रही थी, पर वो कुछ करते इससे 3 दिन पहले 23 जनवरी 1946 में एक बहुत बड़ा कांड हो गया। कोलकाता, मुंबई, कोची और कराची, इन सभी जगहों के युद्धपोतों पर भारतीय सेलर्स ने नेताजी की तस्वीर लगाकर उनकी जयंती मना ली। ऐसी ही एक जयंती जबलपुर के एयरबेस में भी मनाई गई। रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल इंडियन एयरफोर्स दोनों में ऐसी हड़कंप मची जैसे कि उन्होंने 1857 का भूत देख लिया हो। उनको अभी ये पता नहीं था कि उनके द्वारा देखा हुआ ये दुस्वप्न बहुत ही जल्द सच होने वाला है। नेवी और एयरफोर्स के उच्च पदाधिकारी अफसरों ने इस घटना को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने कई भारतीय मूल के अफसर और सेलरों को सस्पेंड कर दिया और उन पे जांच बिठा दी। भारतीय मूल के सैनिकों ने भी अपने अफसर और साथी सेलरों पे हुए इस कदम को विद्रोह के एक मौके के रूप में चुन लिया। अकेले कराची बंदरगाह में ही 1 महीने में करीब 10 हड़तालें हो चुकी थी। इसकी खबर वहाँ के अफसरों ने हेडक्वार्टर भेजा। दिन था 18 फरवरी। कराची बंदरगाह में भारतीय सैनिकों ने यूनियन जैक को उतार फेंका और भारतीय सेलरों ने उस झंडे को फाड़ दिया। तार और रेडियो ऑफिसेस अपने कब्जे में कर लिए, अफसरों को उनके बाराक में बंद कर दिया और फ़ोन की लाइनें काट दी। अगले दिन यही सारी घटनाएं कोची व कोलकाता के बंदरगाहों में दोहराया गया, फिर मुंबई में दोहराया गया। 21 फरवरी आते आते यही सब जबलपुर एयरबेस में भी होने लगा। एक अंग्रेज़ अफसर किसी तरह जी-नेट विमान में बैठकर उड़ान भरकर अंबाला पहुंच गया और दिल्ली में विद्रोह की खबर पहुंच गई। 22 फरवरी तक वायसराय माउंटबेटन की नींदें उड़ चुकी थी। एक तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी जान खा रखी थी, दूसरा अंग्रेज़ों का आखिरी सहारा भारतीय मूल के सैनिक अब उनके खिलाफ हो चुके थे।
अंग्रेज़ों के लिए परिस्थितियां कितनी गंभीर थी, इससे समझ सकते हैं कि माउंटबेटन के चीफ सेक्रेटरी ने इंग्लैंड तार भिजवाया। उस तार का सार कुछ इस तरह से था: अगर अगले आने वाले 39 दिनों में भारत को कोई लुभावना प्रस्ताव न जारी किया जा सके तो आप जहाज़ें भेज दें। हम ब्रिटिशर्स अब अपने कैंटोनमेंट में भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने ये भी लिखवाया, अगर समय रहते प्रस्ताव या जहाज़ हम तक नहीं पहुँचे तो शायद हम में से कोई भी इंग्लैंड वापस जाने के लिए जीवित न बच सके। मतलब केवल 39 दिन रह गए थे जब हम अपनी आज़ादी छीनकर बड़े ही आत्मसम्मान के साथ अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा सकते थे। पर शायद न तो भारत की राजनीति को और न ही समय को यह मंजूर था। अंग्रेज़ों के अंदर बैठे हुए इस डर से अनभिज्ञ भारत के अंतरिम सरकार के गृह मंत्री और स्वराष्ट्र मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी को माउंटबेटन ने मनवा लिया कि वो भारतीय मूल के सैनिकों को मनवा ले और उनको ये बता दें कि बहुत ही जल्द अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने वाले हैं और भारत आज़ाद होने वाला है। इस तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ उठने वाला भारत का आखिरी हुंकार एक हुंकार भर बन के रह गया। तो दोस्तों, ये थी 1946 में घटी नेवल म्यूटिनी नाम से ऐतिहासिक घटना, जिसे कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। ऐसी ही कहानी लेकर हम अगले हफ्ते फिर आएंगे। तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे मोनेटाइज होने में मदद करिए। धन्यवाद।